दोस्तों नमस्कार। सुबह नारे लग रहे हों अब की बार 400 पार, और शाम होते होते यह लगने लगे कि अगर ऐसा ही रहा तो कैसे होगा बेड़ा पार। यह स्थिति कल की है, एक ऐसी स्थिति जिसमें वाकई सुबह बीजेपी के भीतर जोश था, सरकार के भीतर जोश था, और यह भरोसा और उम्मीद चल पड़ी थी कि अगर अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है तो वो हवा में नहीं है, राजनीतिक तौर पर उसकी जमीन बड़ी पुख्ता है। अयोध्या में राम मंदिर और उसके बाद इस देश में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, और इन परिस्थितियों में देश की गवर्नेंस, सब कुछ तो अपनी मुट्ठी में है। लेकिन शाम होते होते गृह मंत्रालय ही नहीं बल्कि पीएमओ के भीतर भी फोन खटखटाने लगे थे, और इस देश के खास तौर से उसी मध्य भारत में, उसी हिंदी पट्टी में जिले दर जिले लगातार सीएम ऑफिस से फोन जाने लगे, और यह पता लगाने की कोशिश की जाने लगी कि दरअसल स्थिति है क्या। क्या वाकई इस देश में ड्राइवरों के भीतर इतना आक्रोश है, या ड्राइवर इतनी बड़ी तादाद में हैं, या फिर ड्राइवरों का आक्रोश और उनकी तादाद कहीं राजनीतिक तौर पर ऐसा रंग तो नहीं दिखा देगी। जिस उम्मीद और जिस आश्रय बीजेपी चल पड़ी है उसमें ऐसी हड़तालें सेंध तो नहीं लगा देगी। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें एक के बाद एक आते हुए टेलीफोन कॉल्स ये खास तौर पर बतला रहे थे कि बहुत मुश्किल है। जिस कानून के आश्रय केंद्र सरकार चल पड़ी है उसे जमीन पर कोई बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। सवाल था कि एक कानून पार्लियामेंट ने ठप्पा लगाया और उसका पाठ किसी दूसरे ने नहीं बल्कि बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उसका पाठ किया था। फिर ऐसी गड़बड़ी कहां पर हो गई जहां पर इस देश की नब्ज को जब कानून बन रहा था तब नहीं पढ़ पाए और अब पढ़ेंगे। सवाल यह सबसे बड़ा था, इसमें कितना वक्त लिया जाना चाहिए। और सिर्फ 3.5 घंटे लगे जब देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट आने लगी और यह बतलाने लगी कि दरअसल मुश्किल होगी। यह टेलीफोन के जरिए क्या कहा जा रहा था उससे पहले हमें लगता है दो बातें और साफ कर लीजिए। क्या वाकई अब की बार 400 पार का नारा इस उम्मीद और इस आसरे लगाया गया कि राजनीतिक जमीन वाकई इतनी मजबूत है? लेकिन सच सच कहीं ज्यादा गहरा है। इस सच के पीछे अगर पर्दों को हटाइएगा तो दो बातें बहुत साफ तौर पर अब नजर आने लगी है जिसने कल खतरे की घंटी बजा दी। पहली बात तो यह है कि बीजेपी को पिछले चुनाव में 37% वोट मिले थे। अगर 2% वोट कम हो जाते हैं इस देश के भीतर उसके अपने, तो एक झटके में वो बहुमत का राग भूल जाएगी और उसकी स्थिति बड़ी नाजुक हो सकती है। और खास तौर से जो गठबंधन वाले राज्य जहां पर विपक्ष एकजुट खुद को कर रहा है वहां स्थिति कहीं ज्यादा नाजुक होगी। और इस प्रक्रिया के भीतर हो सकता है उत्तर प्रदेश का गणित भी कहीं आकर खड़ा ना हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अयोध्या, रामलला मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद महीनों तक जो कुछ होना है उससे बीजेपी के भीतर बेचैनी नहीं है। उसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62 थे तो इस बार 72 पार होंगे। लेकिन जो स्थिति इस देश के भीतर अलग अलग मुद्दों के आश्रय है उसमें दूसरी स्थिति कहीं ज्यादा बीजेपी को बेचैन करने वाली रही। क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही थी और जो अलग अलग रिपोर्ट दिल्ली तक कल 3.5 घंटे में पहुंचनी शुरू हुई उसमें बकायदा जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ट्रक के हैं, टैंकर्स के हैं, उनके लोगों को भी लगाया गया कि इतना गुस्सा, इतना आक्रोश कहीं इस देश की इकोनॉमी की दलदल को उभार तो नहीं देगा। क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था नाजुक परिस्थिति से गुजर रही है। बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, रुपए के अवमूल्यन के नाम पर, और इन सारी परिस्थितियों के बीच बाजार के भीतर जो कोर सेक्टर है उसका भी विकास कहीं कम हो चला है और लगातार वो कम हो रहा है। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें किसी भी आर्थिक मुद्दे को अगर आपने छुआ तो वो कड़ी दर कड़ी बनते चले जाएंगे, और उस कड़ी दर कड़ी को बनने के दौरान बीजेपी या सरकार या मोदी सत्ता उस अवस्था के ऊपर खड़ी नहीं हो पाएगी जहां पर इस दौर में वह निशाने पर इंडिया को लेती है, गठबंधन के अंतर्विरोध को लेती है,
राम मंदिर की उपलब्धि बतलाती है, 370 का जिक्र करती है और अब सीएए एनआरसी के जरिए इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति की दिशा में वह कदम बढ़ा चुकी है। तो क्या राजनीतिक तौर पर दोबारा उन फोन कॉल और फोन कॉल से पहले इस देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को टटोलने की कोशिश कीजिएगा तो दो सवाल कल के फोन कॉल्स के जरिए बहुत साफ तौर पर दिल्ली तक उभर कर आ गए। पहला सवाल, बड़ी नाजुक आर्थिक स्थिति है इस देश में घर परिवार को चलाने वालों की। जो विवाहित नहीं है, जो अकेले रहता है वह तो ठीक है, अगर वो ड्राइवर है तो भी चलेगा या कोई काम करता है तो भी चलेगा, लेकिन परिवारों के साथ जी रहा तबका इस देश के भीतर बड़े मुश्किल हालात में है। उसमें लाभार्थियों की तादाद हो या सीधे बैंक से पैसा ट्रांसफर करने वालों समुदायों का जिक्र ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। और अगर इस देश के भीतर दोबारा से आर्थिक परिस्थितियां किसी मुद्दे के शक्ल में खड़ी हो गई तो फिर 2024 के चुनाव में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। इस पहले हिस्से ने दिल्ली को डगमगा दिया। दूसरा हिस्सा था, इसमें देर इसलिए मत कीजिए क्योंकि अभी तो ड्राइवर निकले हैं और कल को अगर तमाम ऑर्गेनाइजेशन निकल गए जो आज आपके साथ गृह मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारियों के साथ, तो उसके बाद बेचैनी पीएमओ के उन नौकरशाहों के जरिए भी नजर आई जो इस देश को राजनीतिक तौर पर मथना चाहते हैं, क्योंकि नौकरशाही चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इस देश की सेना को चुनाव प्रचार में लगाया गया, इस देश की रेलवे को चुनाव प्रचार में सरकार अपनी उपलब्धियों के आसरे लगा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र करें, एक बात यहां और साफ हो जाए, इस दौर में जो 400 पार का नारा है उसके पीछे एक डर यह भी है कि अगर दक्षिण भारत में कर्नाटक को गंवाते हैं या वहां पर स्ट्राइक रेट में 40% तक की कमी आती है, जो आ सकती है क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी हार चुकी है और तमिलनाडु या आंध्र में कोई खाता नहीं खुलता है और तेलंगाना में अगर कांग्रेस आगे बढ़ जाती है तो फिर सारा का सारा बोझ पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर, जहां से कम 15 सीट और चाहिए होगी। इस आंकड़े के तहत उत्तर प्रदेश में कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति होनी चाहिए और इंडिया गठबंधन जिस लिहाज से चल रहा है उसमें बीएसपी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। यह राजनीतिक तौर पर जो बिसात बिछ रही है उसका एक नमूना मात्र है, क्योंकि भारत की राजनीति में चुनाव से ऐन पहले आप इस देश की जनता के ऊपर जो बोझ है उसे ढकते हुए जिस रेड कारपेट को सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता के साथ इस दौर में बिछाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें राम मंदिर सबसे अहम हो चला है। तो क्या वाकई एक के बाद एक टेलीफोन कॉल ने दिल्ली के उस भरोसे को डिगा दिया और इसीलिए निर्णय लिया गया कि किसी भी हालत में रात के 10 बजने से पहले या 10 बजे तक सरकार साफ कर दे कि चाहे पार्लियामेंट ने मोहर कानून पर लगा दी हो, जो हिट एंड रेंट का केस है उसके मद्देनजर 10 बरस की सजा और 7 लाख जो फाइन देना है वो अभी लागू नहीं हुआ है, यानी उसको टाल दिया जाए और यह टालने की स्थिति चुनाव तक कम से कम इस पर खामोशी बरत ली जाए और कोई कुछ ना कहे। एक ही तबका है जिसका जिक्र हमने कल आपसे किया था, 35 लाख परिवार, लेकिन उससे जुड़ा हुआ तबका, सड़क से जुड़ा हुआ रोजगार, हमने सब कल आपको बता दिया था। अब सवाल यह है कि वो 400 पार का नारा इस दौर में अगर लगा रहे हैं तो दक्षिण भारत की एक तस्वीर प्रधानमंत्री की आंखों के जरिए जरूर देखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री उस दक्षिण में क्यों घूम रहे हैं। क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं दक्षिण से भी? क्या इस दौर में बीजेपी को लगने लगा है कि उसका वोट बैंक वहां पर बढ़ सकता है? वह कौन सी स्थिति है कि प्रधानमंत्री 2 दिनों तक दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में रहते हुए ही टेलीफोन कॉल से दिल्ली में संपर्क? तो एक तस्वीर दक्षिण भारत की देखिए जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी आपके जहन में राजनीतिक तौर पर कई सवालों को खड़ा कर सकती है। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने
मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री यूं ही नहीं घूम रहे हैं। उन्हें पता है कि लोकसभा के चुनाव में एक एक सीट की जीत क्या मायने रखेगी, और उन्हें पता है कि केरल में वामपंथी और कांग्रेस आमने सामने होंगे, तो उसमें कहां पर किस वोट में सेंध लगानी है और बीजेपी को आने वाले वक्त में कैसे खड़ा करना है, और जिस सनातन की हवा डीएमके के जरिए निकलकर आई उस तमिलनाडु के भीतर राजनीतिक तौर पर खुद को खड़ा करने के लिए 5 सीटों का लक्ष्य और 5 सीटों के टारगेट के हिसाब से इस दौर में बीजेपी चल पड़ी है, क्योंकि वह एक नेशनल पर्सपेक्टिव में तमिलनाडु को लाकर खड़ा करना चाहती है। लेकिन सवाल है, ये डीएमके है, ये स्टालिन है, ये आईडीएमके नहीं है। यानी राजनीतिक टकराव डीएमके की राजनीति से बीजेपी को टकराना होगा। वह तैयार है इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया की शक्ल में तमाम राजनीतिक दल एक साथ खड़े होंगे। अब सवाल है कि 37% वोट पर, जो एक लिहाज से हाईएस्ट वोट मौजूदा गवर्नेंस के लिहाज से अगर बीजेपी के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, इनकी पार्टी का जिक्र करते चले जाइए, सीपीएम नीतीश कुमार यानी जेडीयू, एनसीपी मतलब शरद पवार, आरजेडी मतलब तेजस्वी या लालू यादव, सीपीआई डी राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन, सिर्फ इतनी पार्टियों का अगर परसेंटेज आप जोड़ देंगे तो यह तकरीबन उस 37% से आगे निकल जाएगा। तो क्या इसमें बाकी तमाम 28 राजनीतिक दल जो 40% पर आकर टिक जाते हैं, तो एक झटके में आपको लगेगा अच्छा बीजेपी 37% और इंडिया 40%? मसला यह नहीं है। मसला यह है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी को जितना परसेंट वोट मिला उसमें 2% वोट आप जैसे ही कम करते हैं बीजेपी लड़खड़ाने लगती है। महाराष्ट्र के भीतर उसको लगभग 27-28% वोट मिला था, 27.84%। अगर 2% वोट कम होते हैं तो दूसरी तरफ बटी हुई शिवसेना हो, बटा हुआ एनसीपी हो और कांग्रेस एकजुट ही क्यों ना हो, हालांकि इन तीनों के वोट को मिला दीजिएगा तो यह 50 पार हो जाएंगे। लेकिन 50 पार ना भी हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी खड़ी है और उसके साथ अगर 10 से 15% और जुड़ भी जाते हैं, जो एकनाथ शिंदे हों या फिर अपने तौर पर वहां पर अजीत पवार हो, तो भी महाराष्ट्र में झटका लगेगा। अगला सवाल आपके जहन में बिहार का आ सकता है, जहां पर बीजेपी ने अपने बूते यहां पर तकरीबन 23-24% वोट लिए। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस, अब सवाल है कि इनके वोट जोड़ते ही ये बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यहां पर एक थ्योरी चाहिए, एक राष्ट्रवाद चाहिए और एक वोटों के ध्रुवीकरण का मुद्दा चाहिए। इनके बीच में कोई तीसरी सेंध अगर लग जाती है इकोनॉमिक आधार पे, इस देश के भीतर की गवर्नेंस में अर्थव्यवस्था का सवाल जैसे ही उठेगा वो बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि इस देश के भीतर में राज्य और केंद्र की लड़ाई भी अर्थनीतियों को लेकर ही है, जीएसटी के पैसे के बंटवारे को लेकर ही है, और आर्थिक तौर पर फेडरल स्ट्रक्चर में जिसके हिस्से में जो पहले आता था उसमें भी अब रिजर्व बैंक ने तमाम जगहों पर तमाम राज्यों को ऋण दे देकर, लोन दे देकर उनको कर्ज में डुबो दिया है, और कर्ज में डूबी हुई सरकार केंद्र से बार बार मदद चाहती है। तो क्या आर्थिक मुद्दा कोई उभर कर ना आए, इसीलिए दिल्ली की हालत खराब, और दिल्ली चाहती है कि अब परसेप्शन के आधार पर चीजें चलनी चाहिए। शायद इसीलिए सिर्फ वही नहीं, बल्कि अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में आते हैं, इन दो जगहों पर बीजेपी 58 और 59% है। क्या यह कंटिन्यू कर सकती है? अगर कर सकती है तो, और इन दो राज्यों को हम छोड़ भी दें, तो उसके बाद अगला सवाल कर्नाटक का आएगा, जहां पर बीजेपी 51% के साथ खड़ी है।
2% कम होते ही स्थिति नाजुक। आप कहेंगे जेडीएस साथ में खड़ी है, तो जेडीएस के हिस्से में जो बीजेपी से वो लड़के जिन वोटों को ले गई, वह वोट तो शिफ्ट हो जाएंगे, फिर मुश्किल आएगी। और शायद यही वो वजह है कि इसके साथ उत्तर प्रदेश भी निगाहों में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसको लगभग 49.9% तक वोट मिले। अगर यहां पर 2% वोट कम होते हैं और दूसरी तरफ जन जो वहां पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस है, अगर बीएसपी साथ आ जाती है, जो बीएसपी साथ ना आए इसकी पूरी व्यवस्था दिल्ली ने की है, लेकिन अगर वो साथ आ जाती है तो एक झटके में यह 45% तक आ जाएंगे और दूसरी तरफ 47% पर अगर बीजेपी आती है 2% कम, तो स्थिति फिर से नाजुक होगी और आंकड़ा एक झटके में उत्तर प्रदेश के भीतर भी अगर वोटों के आसरे देख रहे हैं और उसमें अर्थव्यवस्था के मुद्दे, जहां पे किसानों का दर्द है, बेरोजगार युवाओं का दर्द है, और इस तरीके से ट्रक समुदाय जिस तरीके से आंदोलनरत हुआ और एक झटके में उसने निर्णय लिया, हम सरकार की नहीं मानेंगे, हम कानून नहीं मानेंगे, जिस कानून पर ठप्पा पार्लियामेंट ने लगा दिया, प्रधानमंत्री दक्षिण भारत की यात्रा पे, इस दौर में संसद में लगी मुहर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उसके बाद कानून, सरकार कहती है नहीं, अभी यह लागू नहीं हुआ है। मैसेज क्या है? मैसेज पहला यह है कि 400 पार का नारा और उसके पीछे का डर इस देश के भीतर में वोटरों को अपने अनुकूल रख पाना या ना रख पाने की परिस्थिति में बीजेपी फंस गई और उसे लगता है कि अगर एक एक समुदाय भी साथ से छटक गया, और शायद इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अयोध्या का कार्यक्रम सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर की दिशा में नहीं जाएगा, वो तमाम भक्तों को जोड़ेगा। उसमें निषाद समुदाय के लिए वहां पर जो महाराजा थे निषाद के, उनकी भी मूर्ति उत्तर प्रदेश में आपको नजर आएगी। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि एक एक वोट पर पैनी नजर। अब यहां पर सवाल है कि अगर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति यहां पर नहीं हुई तो क्या होगा। और शायद इसीलिए चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों चाहे डिप्टी सीएम हो, दोनों जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और इन दो बातों को लेकर जिक्र जो एआईएमआईएम के ओवैसी कह रहे हैं वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी को यह लगने लगा है कि अगर धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों का समीकरण हो सकता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन नायक कौन हो सकता है, सुन लीजिए। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहाँ पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं, और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को, कहना था ना। तो ध्यान दीजिए, देश में जिक्र मंदिर का हो रहा है, राम मंदिर का हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है, राजनीतिक तौर पर निमंत्रण को लेकर हो रहा है। उत्तर प्रदेश कर्मभूमि बन चुकी है, लेकिन इन सब के बीच हैदराबाद से आवाज आती है मस्जिदों का क्या होगा। और मस्जिदों का सवाल आते ही गिरिराज सिंह सरीखे लोग कहते हैं अभी तो ये झांकी है, आने वाले वक्त में देखिए क्या क्या बाकी है। यानी राजनीतिक तौर पर इस देश में कौन सी लकीर ऐसी खींची जाए जिसके जरिए 37% वोट बीजेपी के बरकरार रहें, उसमें और बढ़ोतरी कैसे हो और वो 40% पार तक कैसे पहुंचे। इसके लिए 2-3 मुद्दे ही बड़े मायने रखते हैं। एक तो इस देश के भीतर में हर वोटर खुद को हिंदू मान ले, और हिंदू भी आरएसएस और बीजेपी जो परिभाषित कर रही है उस लिहाज से माने। हिंदू तो वो है लेकिन उसके राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल हो जाए। दूसरी बात, एक डर और खौफ और भय, और जिसमें एक तरफ मंदिर का सवाल, दूसरी तरफ मस्जिद का जिक्र, यह भी होने लगे। लेकिन इसके आगे एक तीसरी परिस्थिति भी है जिसका डर पहली बार कल नजर आया, क्योंकि इस देश में पहली बार किसी सरकार ने सरकारी संस्थानों को ही अपने प्रचार में लगा दिया। और उस प्रचार की स्थिति क्या हुई, जरा इसको भी समझिए कि यूजीसी को कहा गया कि आप तमाम यूनिवर्सिटीज में
जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, खासतौर से स्किल इंडिया, उज्ज्वला योजना और चंद्रयान मिशन, उसको प्रचार प्रसार इस रूप में कीजिए। तो यूजीसी लग गया यूनिवर्सिटीज में, इस देश में रक्षा मंत्रालय को कहा गया आप सार्वजनिक तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ सेल्फी स्टेशन बनाइए। नौकरशाही और कलेक्टर के स्तर के लोगों को भी लगाया जा चुका है। अब सवाल था कि इन सब के साथ रेलवे को भी लगाया गया। अब सरकार का डर और खौफ क्या होता है, सिर्फ यह इस बात से समझा जा सकता है कि दरअसल जो 19 जोनल रेलवे के महाप्रबंधक थे, उनको कहा गया था कि आपको 3D सेल्फी पॉइंट बनाना है, तो उन्होंने बना दिया। एक आरटीआई लगी और जानकारी हासिल करना चाहती थी कि इसके जरिए कितना पैसा लगा है, तो किसी ने जानकारी नहीं दी। सिर्फ सेंट्रल रेलवे के जो पीआरओ थे, शिवराज मानसपुरे, उन्होंने जानकारी दी कि देखिए, इसमें 1.25 लाख रुपए लगे अस्थाई सेल्फी पॉइंट के लिए, और जो स्थायी बनाया गया, परमानेंट सेल्फी पॉइंट बनाया गया, उसमें लगे 6.25 लाख रुपए। अब सवाल था कि यह टैक्स पेयर का पैसा है और इस तरीके से जोड़िएगा तो करोड़ों में मामला आ जाएगा। इस देश भर के भीतर जो टैक्स पेयर का पैसा सरकार अपने प्रचार प्रसार में लगा रही है, तो ऐसे में जिसने जवाब दिया, घबराहट इस हद तक है कि उन शिवराज मानसपुरे को एक झटके में ट्रांसफर कर दिया गया। डर और खौफ यह था कि आने वाले वक्त में फिर वो कई चीजें ना बता दें, जबकि उनकी नियुक्ति मई के महीने में हुई थी और दिसंबर के महीने में उनकी विदाई हो गई। इसका दूसरा हिस्सा भी है। दूसरा हिस्सा मध्य प्रदेश के भीतर एक ट्रक ड्राइवर ने जब यह सवाल किया कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं कलेक्टर के सामने, तो कलेक्टर ने जब कहा आपकी औकात क्या है, तो इसको लेकर कल दिन भर बहस चलती रही। कलेक्टर को क्यों ड्राइवरों से संवाद करना पड़ा, उसके पीछे वही फोन कॉल थे जो फोन कॉल गूंज रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए, और अपनी बातों में नरमी रखनी चाहिए, आप चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हैं, उसमें शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, यह कहते हुए उस कलेक्टर को हटा दिया जो शाहजहांपुर के कलेक्टर थे। घबराहट क्या है? घबराहट सबसे बड़ी यह हो चली है कि अगर इन परिस्थितियों के भीतर 2% वोट कम होते हैं और 1 to 1 की स्थिति इस देश के भीतर में 250 सीटों पर भी खड़ी हो जाती है, तो फिर एक झटके में बीजेपी के सामने वो तमाम मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे जिन मुद्दों के आश्रय उसने उड़ान भरने की शुरुआत की है। और इसके लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए 1992 या 1991 मंडल कमंडल की राजनीति देश के भीतर राजनीतिक उफान, और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 जो कुछ हुआ, जिस तर्ज पर हुआ, उसके बाद बीजेपी मान चुकी थी कि अब वो सत्ता में आएगी। 4 राज्यों को बर्खास्त भी उस दौर में केंद्र सरकार ने किया था, चारों जगहों पर बीजेपी थी। लेकिन हुआ क्या, सिवाय राजस्थान के बीजेपी कहीं लौट नहीं पाई राज्यों के चुनाव में। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इतना बहुमत नहीं था कि 13 दिन से ज्यादा सरकार चला पाते, और 13 दिन के बीच में कोई दूसरा राजनीतिक दल बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हुआ। जबकि उस दौर को अगर आप 96 में चले जाइए तो 92 की घटना के बाद 96 का चुनाव पूरे तरीके से उसी रंग में था जिस रंग में इस देश के भीतर विश्व हिंदू परिषद और संघ चाहता था। वो राजनीतिक प्रयोग सफल तो हुआ, लेकिन सत्ता में बहुमत के साथ निर्धारित नहीं कर सका। लेकिन मौजूदा वक्त में चाहे संघ से निकले हुए प्रचारक ही देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ध्यान दीजिए 2014 में उन्होंने मंदिर का जिक्र नहीं किया। मंदिर का जिक्र 2019 से शुरू होता है। उस दौर में डेवलपमेंट का जिक्र था, विकास का जिक्र था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र था, कांग्रेस के करप्शन का जिक्र था। 19 आते आते मंदिर की दिशा में बात बढ़ती है और 2024 उसी रंग में रंग जाए, इस दिशा में चीजें बढ़ चुकी है। आखिर के 3 सबसे बड़े मैसेज क्या हैं? पहला मैसेज, इस देश की धड़कनों को राजनीतिक तौर पर सुनने की स्थिति में इस देश के मंत्रालय आ चुके हैं, और उनकी अगुवाई इस देश में पीएमओ कर रहा है या गृह मंत्रालय कर रहा है, जो कर रहा है कह दीजिए। यानी देश के भीतर कोई भी मुद्दा अगर बहुसंख्य तबके के साथ किसी आंदोलन की शक्ल में उठता है या किसी मुद्दे का विरोध करता है, और अगर वो राजनीतिक तौर पर आहत है, तो सरकार झुक जाएगी। यह पहला
मंत्र है। दूसरा मंत्र, इस दौर में जो देश के भीतर के आर्थिक मुद्दे हैं वो आर्थिक मुद्दे चुनावी मुद्दे में तब्दील ना हो, इसके लिए पूरी की पूरी राजनीति बीजेपी की और बीजेपी और मीडिया के जरिए जो मंत्र रचा जा रहा है उसमें आर्थिक मुद्दे कहीं सामने आने नहीं चाहिए। इस दिशा को खास ध्यान रखा जा रहा है। यह दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र है कि जो इंडिया के भीतर के तालमेल की परिस्थिति है उसके अंतर्विरोध और उसके साथ सिर्फ गद्दी प्राप्त करने की परिस्थिति को ही उछाला जाए, जिससे उनके अंतर्विरोध में वो फंस कर रह जाएं, क्योंकि एक झटके में अगर नीतीश कुमार संयोजक के पद पर आते हैं तो जाहिर है इसका असर बीजेपी पर बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वोटिंग पैटर्न झटके में बदल जाएगा। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी तो गुजरात से निकलकर बनारस पहुंचे और उत्तर प्रदेश पहुंचे, क्योंकि जानते थे उत्तर प्रदेश के जरिए ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है। और नया सच यह भी है कि इस हिंदी पट्टी और उसमें भी बिहार यूपी की राजनीति को जिसने साध लिया इस दौर में, और यहां की गरीबी, मुफलिसी, बीपीएल कार्ड और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के आंकड़ों के आसरे भी अगर अर्थव्यवस्था के किसी भी हिस्से को राजनीतिक तौर पर किसी ने उभार दिया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। तो ऐसे में इन तीन मुद्दों के ऊपर रेड कारपेट दो ही तरीके से बिछाई जा सकती है। एक, प्रचार प्रसार इतना जबरदस्त कर दिया जाए जो कि सेल्फी पॉइंट से लेकर तमाम सरकार की नीतियों के प्रसार में पूरा हर कोई लगा है वह इस देश को ढक ले, और दूसरी तरफ राम मंदिर की हवा और सांस्कृतिक और जड़ों की पहचान का जिक्र कुछ इस तरीके से किया जाए जो राजनीतिक जीत की दिशा में एक इतिहास रच दे। बस यही तो टकराव है। इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी आहट होगी तो धड़कनें दिल्ली की बढ़ जाएंगी, जैसे कल बढ़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।